हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ एक बार वाई टाइप करो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आवाज़ क्लियर है तो वाई टाइप करो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून शहबाज, रिक, मुस्कान, आशा। आज बहुत बच्चे कम कनेक्ट होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्लास अलाइन हुई है। मुझे लगा क्लास अलाइन हो गई थी, अभी जब लाइव जाने का टाइम आया तो आई सॉ की क्लास अलाइन ही नहीं हुई है। तो ज़्यादा बच्चों को मैसेज तो दो, आई हैव फॉरवर्डेड द मैसेज इन द ग्रुप, बट आई डोंट नो सबको दिखा होगा नहीं दिखा होगा। चलो जितने भी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं बस जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, आज प्रेसी राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। फ़ोन देख लिया तो क्लास दिख गई, वरना रिकॉर्डेड देखनी पड़ती। फ़ोन देख लिया नहीं, ऐसे बोलो फ़ोन तुम्हारे हाथ में ही था। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो बच्चे नए हैं, पहले मुझे ये बताओ, ऐसा कोई जिसके डिस्क्रिप्टिव हो गया 30 तारीख वाला? कोई 30 तारीख वाला बच्चा कनेक्ट हुआ है क्या 30 तारीख को, जिसने एग्जाम दे दिया हो? क्लास एक दिन पहले लगाओ, क्लास 2.5 सेकेंड पहले अपलोड करो कि भैया क्लास है। सबसे पहला हाय गुड आफ्टरनून वाय शहबाज का ही आता है। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि बाकी दुनिया भाड़ में जाए, पेपर भाड़ में जाए, जो ये फ़ोन अपने सीने से लगा के रखता है ना 24 घंटे, वो इससे कभी हटेगा नहीं दूर। जिस दिन रिप्लाई ना आए तो अगले दिन रिप्लाई आ जाता है कि मैं देख तो रहा था, पर मैं बस मैसेज नहीं किया क्योंकि मेरे कीबोर्ड कहीं और खुला हुआ था मेरा। बहाना तुम कुछ भी लगाओ, पीडब्ल्यू की देख लेता हूँ या किसी और की देख लेता हूँ। चलो क्लास को स्टार्ट करते। कोई ऐसा जिसने 30 तारीख का एग्ज़ाम दिया हो? मकसद भूलना नहीं चाहिए, पेपर पास कर लो, वरना तुम्हारे अम्मी पापा तुम्हें भूल जाएंगे, और वो भूलेगी सो अलग। चलो क्लास को स्टार्ट करते भैया। कोई ऐसा जो 30 तारीख का पेपर देकर आया हो? वैसे मुझे लगता तो नहीं पेपर देने के बाद कोई दोबारा क्लास अटेंड करने आएगा। और कुछ तो महान महान अति 1008 कोटि कोटि प्रणाम उन लोगों को। बेट मतलब आज पेपर हुआ है, 1 घंटे बाद ग्रुप ही लीव कर दिया। मतलब इतने महान कि जिन्होंने तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारा साथ दिया कि नहीं मैम पेपर अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसा नहीं हुआ, क्या रिव्यू, कि भाई एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं जवाब भी भाई बताऊंगा तो सही कहीं ना किसी मीडियम से कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, थैंक्स टू यू, या कि आपका पढ़ाई बहुत ख़राब लगा, बहुत बकवास लगा, जो भी व्हाट्सएवर फीडबैक। तो देखो कैसा भी हो सकता है ना, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फीडबैक का एफ भी नहीं, ले बेटे आउट ऑफ द ग्रुप 2.5 सेकेंड बाद। कुछ तो ऐसे कि 30 तारीख का पेपर है, 29 को ही मतलब ग्रुप लीव कर गए। मतलब 30 का भी इंतजार नहीं, 29 की शाम को मैं देख रही हूँ कि एक दिन पहले तो 195 बच्चे थे और 30 की शाम को करीब वही 188 189 लोग रह गए। मैं कहा ये भी ठीक है, मतलब अपने वक्त उल्लू सीधा करने वाली बात है। चलो अब ये बताओ, ऐसा कोई अभी भी प्राणी व्यक्ति रह गया हो इस ग्रुप में, इस भीड़ में, जिसको अभी तक जो ये कह दे कि मतलब
अभी भी लेटर नहीं आता है, ना फॉर्मल पता ना इनफॉर्मल पता है, तो भी बस इतना ही पता है कि बस फॉर्मेट आता है, लिखने में दिक्कत आ रही है और ऐसे में दिक्कत आ रही है। कोई ऐसा जिसको अभी भी ऐसे या राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिए। नो मैम क्लियर है। हिमांशु सूद भी मैसेज नहीं देख रहा है, वो भी क्लास लाइव लगाना छोड़ गया है। प्रेरणा, अनुभव, बहुत सारे बच्चे थे। क्लियर है, अब आई गेस क्लियर हो गया है। जिसको नहीं हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ मैं कि रिकॉर्डेड में तुम्हारी लाइव क्लासेस डाल दी हैं, रिकॉर्डेड जाके देख लो, प्रैक्टिस कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं चेक कर लूँगी। इसके अलावा अब कुछ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बची नहीं है लेटर और उसकी। अरे भैया गुंजन, व्हाट इज़ दिस, मैंने तो लिखी ही नहीं है अभी तक। तो कब 2025 में लिखोगी या 26 में? मैं रिपोर्ट राइटिंग भी करवाऊंगी। आज हम प्रेसी से समरी से स्टार्ट कर रहे हैं, करवा दूंगी मैं। जो मेन बड़े टॉपिक्स होते हैं ना, ये कॉम्प्रीहेंड मतलब ये राइटिंग पार्ट के हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुंजन तुम इंतज़ार किसका कर रही हो, मतलब लिखे ही नहीं है अभी तक। और मैं तो डेडिकेशन देख रही हूँ भैया, जो लिख नहीं रहा वो भी मेरी क्लास लगा रहा है। आय हाय, तो प्री में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैंने तो बहुत ही दुखती नब्ज पे हाथ रख लिया गुंजन तेरी। प्री में प्रॉब्लम क्या कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ए लो, इंग्लिश में ही तो अनुभव सर की क्लास लगा नहीं रहे हो क्या? अच्छा, मैं दो चार चीज़ें बता देती हूँ जिनको प्री में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बड़ी एक्सपर्ट तो तुम्हारी मैं भी नहीं हूँ, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पहली बात तो अगर ये फाउंडेशन ज्वाइन नहीं किया है तो फाउंडेशन कर लो। आज इसकी पहली क्लास थी एंड तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि 10 दिन में पढ़ाने वाली हूँ तुम्हें ये बैच। 8 to 10 डेज, जितना भी बेसिक है, जितना भी छुटपुट चीज़ें हैं जो फाउंडेशन में घुसने से पहले ज़रूरी होती हैं या फिर बड़े टॉपिक्स पढ़ने से पहले ज़रूरी होती हैं, तो इसको मैं अपने चरण कमलों से इसका आगाज़ किया है मैंने आज। ठीक है, तो ये क्लास जिसने नहीं लगाई है वो क्लास लगा ले। ये जो टेक्निकली सारे बैचेस 2.5-3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, वहीं ये वाला बैच 4-4.5 महीने में कंप्लीट होगा। पहला फ़ायदा तो तुम्हारा ये कि एक छोटी छोटी चीज़ भी तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिस के साथ करवाई जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम, मैं 3-4 चीज़ें तुम्हें बता दूँ जिसको तुम रट लो, मतलब उसके बाहर वो चीज़ें तुम कर लोगे ना तो उसके बाद तुम कहोगे कि मैम कुछ बचा ही नहीं है, अब तो सब हो रहा है। पहली चीज़ तो देखो, तुम्हारा जो ये वर्ब्स है, आय हाय, रोज़ का एक ड्रामा है इसको येलो करने का। वर्ब्स, टेंसेस, प्रेपो, और कंजंक्शंस, इनको बहुत अच्छे से कर लो। अच्छे से करने से क्या होगा मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें एक अप्रोच बता दूं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन कैसे करें। जनरली बच्चा ना, पता है जब हम करते हैं, जैसे इनिशियली जब मैंने भी शुरू में कोशिश करी एसएससी वगैरह करने का, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी वाज, मैं ना मतलब मुझे ये नहीं पता चलता था कि इसमें एरर है कहाँ पर। और आई थिंक यही सब ऑलमोस्ट बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि भैया एरर है कहाँ पर, ये पढ़ रहे हैं तो उसमें गलती ढूंढे कहाँ, स्पेलिंग में ढूंढे कहाँ ढूंढे। तो बट फिर मुझे मतलब ग्रेजुअली मुझे एक चीज़ समझ आई कि ये 4, अनुभव सर हमेशा कहते भी थे कि ये 4 अच्छे से करो। अब इन 4 को देखो लॉजिक सेंटेंस में लगाना कहाँ है। एक लंबा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, फिर लगा होगा तुम्हारा वर्ब। अब देख लो पूरा सेंटेंस रीड करके पहले ये देखो कि वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब कैसा है, इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपो आना ही नहीं चाहिए। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो आगे कुछ ना कुछ नाउन लगा होगा। अगर नाउन लगा है
तो उसके बीच प्रेपोजिशन होगा, तो वहाँ पे ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट देख लेना कि जो प्रेपोजिशन लगा है वो सही लगा है या नहीं लगा है। यहाँ पे तो तुम्हारा प्रेपोजिशन पता चल जाएगा। फिर अब वो कहानी वहाँ तो ख़त्म होगी नहीं, सेंटेंस को लंबा किया गया होगा। लंबा करने के लिए वो क्या करेगा, कंजंक्शन लिखा होगा। अब फिर देख लो कंजंक्शन लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे सेंटेंस में आगे बढ़ोगे, अभी तुम्हें ये बहुत सारे स्टेप्स लग रहे होंगे, बट विद टाइम विद प्रैक्टिस ये तुम्हारा ना एक बहुत वो टिक 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 वाली चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा ये वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो प्रेपो हटाओ, अच्छा वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है प्रेपो सही है, अच्छा इसमें नाउन सही है, नाउन के बाद कंजंक्शन लगा, कंजंक्शन सही है या नहीं है, कोऑर्डिनेट लगा है, सबऑर्डिनेट लगा है, कौन सा लगा है, मतलब इसका सही निकल रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। कंजंक्शन के बाद अगला क्लॉज दिया होगा, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। फिर देखो सब्जेक्ट सही लगा या नहीं लगा है, वर्ब सही लगा या नहीं लगा है, और वर्ब के आगे क्या बात लिखी है वो सही लिखी है या नहीं लिखी है। जहाँ पे बड़े बड़े शब्द आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, जहाँ ये बड़े बड़े शब्द गए, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि बड़े बड़े नाउन्स हैं, वो देख लो कि भैया नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो SES हटा दो, क्योंकि अनकाउंटेबल प्लूरल में नहीं लिख सकते हो। अगर काउंटेबल ही है तो सही फॉर्म लिखी है या नहीं लिखी है। अब सब्जेक्ट और या नाउन तुम्हारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके हिसाब से देख लो वर्ब तुम्हारा सिंगुलर प्लूरल तो नहीं लिखा है, कहीं प्लूरल के साथ इज तो नहीं लगा है, प्लूरल के साथ हैज़ तो नहीं लगा है, हैव लगा है या नहीं लगा है, इज की जगह आर तो नहीं लगा, आर की जगह इज तो नहीं लगा, हैज़ हैव हैड है तो बाद में बीन लगा है या नहीं लगा है। अगर बीन लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है या नहीं लगी है। अगर नॉन डूअर से सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है नॉन डूअर है, इसी के ऊपर काम हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, तुम्हारा पैसिव में रहा होगा सेंटेंस। पैसिव में सेंटेंस है तब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है या नहीं लगी है। तो दिस इज अ प्रोसेस। अभी तुम्हें ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, राइट, बट जैसे ही तुम प्रैक्टिस कर लोगी तुम्हारे लिए बहुत चुंदू चुंदू चीजें हो जाएंगी, और धीरे धीरे जब इस पर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस टिक 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 होने लगेंगे तुम्हारे। अब इतने ज्ञान में कुछ तुम्हें काम की बात दो चार समझ में आई या नहीं आई। सेम रिक ये 4 टॉपिक, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखो आपका सेंटेंस का बेस क्या होता है, यही तो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से देख लो वर्ब सही लगा है या नहीं लगा है तुम्हारा। वर्ब अगर सही है तो वो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की सही फॉर्म लगी है या नहीं लगी है। फिर वर्ब सही है, वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लगा है या नहीं लगा। ऑब्जेक्ट के हिसाब से देख लो प्रेपोजिशन लगा है या नहीं लगा, या प्रपोजिशन लगेगा नहीं लगेगा, ठीक लगा है गलत लगा है। फिर आगे कंजंक्शन पे बढ़ जाओ, और फिर जब नाउन सब्जेक्ट देख रहे हो तो देख लो कि ए एंड दस के आगे सही लगा है नहीं लगा है। मुझे इन जवाबों के बाद ऐसे लग रहा है कि गुंजन ने कहा कि प्लीज़ हेल्प मी मैम, और फिर वो वीडियो से गायब हो गई है, क्योंकि सबका रिप्लाई आया है, गुंजन का ही रिप्लाई नहीं आया है। तो आई थिंक वो हमें गुमराह कर गई है। चलो मुझे लग रहा है जिसके लिए ज्ञान दिया गया वही वीडियो नहीं देख रही है। अच्छा आई एम हियर, ओके गुंजन, कुछ समझ आया, मतलब कुछ थोड़ा आइडिया लगा नहीं लगा। अभी तुम्हें ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तुमने अभी मतलब पहली बार स्टार्ट किया है या पहले तुम तैयारी कर चुकी हो? और फिर प्रेपोजिशन देख रहे हो तो कुछ फिक्स देख लो कि किन के बाद हमेशा कुछ ना कुछ वर्ड्स आते ही आते हैं। जैसे लिसनिंग के बाद अभी टू आएगा, लिसनिंग टू यू केयरफुली। हाँ तो इट विल टेक सम टाइम गुंजन, ऐसा अभी तो बहुत स्टार्ट में हो ना तुम, हाँ तो क्यों टेंशन ले रही हो। अपना पेस भले ही स्लो रखो, बट ऐसा रखो कि वो फाउंडेशन बन जाए तुम्हारे लिए। ऐसा ना हो कि 6-6 साल खुद को घिस रहे हैं, काम किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, होश खबर ही नहीं है कितना किया कितना नहीं किया, कोई स्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाई का। भले इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर तो तुम्हारे पास तो भी 2-3 साल है ना बहुत आराम से। तो तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है, तुम तो बहुत इस चीज़ पे ध्यान दो कि एटलीस्ट तुम्हारे पास यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम विद यू, बहुत एम्पल ऑफ टाइम यू हैव विद योर सेल्फ। इसमें तो तुम अपना बेस कितना ही स्ट्रांग कर सकते हो। देखो जो स्टार्ट कर रहा है ना
वो पहले अपना बेस, अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो, अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लो। हाँ एग्जैक्टली अपना बेस क्लियर रखोगे ना तो तुम्हें भी कम से कम तसल्ली रहेगी। वरना पता है क्या होगा, अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं होगा ना तो एक टाइम के बाद जब तुम मॉक लगाओगे, उसके आंसर्स देखोगे, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि भैया ये इसने आंसर लगाया तो ये किस लॉजिक से लगाया। और अगर वो लॉजिक बता भी देगा तब भी तुम्हारे समझ नहीं आने का लॉजिक, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है ठीक से। और ऐसा होता है ना कि अगर तुमने एक बार अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देखा कि अच्छा मेरी ये गलती हो गई, क्योंकि वो तुम्हारा हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे दिमाग से वो कॉन्सेप्ट स्लिप हो गया हो, बट इट्स नॉट कि यू आर अनअवेयर ऑफ दैट, तुम अवेयर थे उसका, बस वो स्लिप हो गया। तो जो अगली बार जब तुम पेपर दोगे ना तो तुम ज़्यादा अलर्ट रहोगे कि मैं वो वाले टॉपिक में गलती ना कर दूँ, या वो वाले पॉइंट की मैं दोबारा गलती नहीं कर दूँ। और इसी जगह अगर तुमने वो कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार कर रहे हो वो चीज़, तुमने किसी मॉक में ही देखा है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है जिससे ये आंसर होते हैं, तो फिर वो तुम्हारे दोबारा सेम पे ही तुम बहुत बार गलती करने वाले हो, टाइम वेस्ट करने वाले हो। गुड आफ्टरनून निशी। चलो इतनी बातें सबको क्लियर है तो फिर अब आगे क्लास को बढ़ाएं आज हम। मैम फाउंडेशन पढ़ लिया है बेटा। फाउंडेशन देयर आर लाइक, अगर तुम रूल बुक पे जाओगी ना तो हज़ारों रूल्स हैं इंग्लिश के। तुम जब बार बार रिपीट करोगी, प्लस बार बार जब प्रैक्टिस करोगी, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि उनमें से कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं, कौन से बार बार सवाल आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। फाउंडेशन पढ़ना इज़ अनदर थिंग बेटा, उसको अंदर बसा लेना इज़ डिफरेंट। और बसाना, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रट के बैठे हैं पूरा फाउंडेशन, वो तुम्हें एक एक रूल विद एग्जाम्पल बता देंगे किताबों में कौन सा है, बट उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। वो तो कोई भी रट लेगा यार, रटने को तो तुम तोते के सामने 10 दिन रिकॉर्डिंग चला दो एक ही एक लाइन की, वो भी याद कर लेगा और तुमसे बेहतर बोल लेगा, तुम्हारे एक्सेंट से बेहतर एक्सेंट में बोल लेगा। पढ़ना इज़ डिफरेंट थिंग एंड अप्लाइंग इट इज़ डिफरेंट। चलो इतनी बात समझ आई। फिर भी कोई आ रही है तो लाइक वी आर तो ऑलवेज देयर ना फॉर यू, इतनी असिस्टेंस के लिए तो हम लोग हैं, ग्रुप पे भी हैं। मैसेज करके पूछ लो, किसी किसी भी रैंडम क्लास में घुस के पूछ लो, कौन सी बड़ी बात है। आप देख, मैंने बुक से रूल पढ़े ही नहीं बेटा। मैं पढ़े कहीं से भी हो, पढ़ना और अंदर अंतर मन में बसा लेना। और बसाना ऐसे लाइनों की तरह नहीं बसाना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तुम, सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस से क्या होगा, क्वेश्चन, जब क्वेश्चंस रिपीट करोगे तो टेक्निकली तुम क्वेश्चंस नहीं रिपीट कर रही हो, तुम अपने कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर रही हो। तो जब कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि जिसका सबसे ज़्यादा रिपीटिशन हुआ है, मतलब वो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है कि जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। मेरा मे बी जो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वर्ब देखो, ये देखो, ये देखो, हो सकता है ये किसी को बहुत अटपटा लगे, बहुत ख़राब लगे, बट वो डेवलप होता है ओवर टाइम जब तुम खुद पढ़ते हो। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, किसी के तुम नोट्स मैच कर लो, सेम क्लास के दो लोगों के मैच कर लेना, दोनों ने अलग अलग कुछ ना कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा होगा। हम सिर्फ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम सिर्फ पूछ सकते हैं। इट इज़ us who will decide what works for me and what does not work for me. मैं पूछ लूँगी भाई तू तेरा स्टाइल बता दे कैसे पढ़ता है, मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा वो मैं डिसाइड करूँगी। वो किसी की पत्थर की लकीर नहीं है, या फिर वो कोई दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है पढ़ाई का या क्वेश्चन सॉल्व करने का। वो तुम डिसाइड करो कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। मैंने कभी MTS और CHSL तो नहीं दिया है, बट हाँ मैंने स्टेनो के 2 बार एग्ज़ाम दिया है, मतलब दोनों प्री में तो मेरे दोनों ही क्लियर हो गए थे, और वो मैंने दिया ही नहीं कभी स्किल का, क्योंकि मैं मैथ्स मेरी बहुत कमज़ोर थी, तो मैंने स्टेनो ही समझ आया मुझे। देखो कोई गुंजन, देयर इज़ नो स्पेसिफिक वे, फाइंड योर ओन वे। जिससे तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत बहुत ऐसे होते हैं, अब किसी कोई 9 का टेबल पहले दिन ही थोड़ी 1 2 3 4 और उल्टी गिनती 9 8 7 6 5 4 पे आया होगा। किसी का तरीका होगा, वो किसी ने कर लिया होगा क्रैक कि अरे ये तो उल्टी काउंटिंग और सीधी काउंटिंग की है।
पहली बार तो जिसने किया होगा 100% उसने तो वो 999 स्किप करके ही किया होगा। पहली बार जब हम करते हैं हम दूसरों के तरीके से करते हैं जैसा हमें बताया गया है, ठीक है। जब 3-4 बार हम दूसरे के तरीके कर लेते हैं ना, तो वो 7th-8th टाइम पे हमारा तरीका नहीं बन जाता है। पहले दिन से थोड़ा 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 10%, अगले दिन 20%, अगले दिन 30% हमारा इनपुट गया उसमें, अगले दिन 40% हमारा था, 60% सामने वाली का तरीका था, फिर 50-50, फिर वैसे जाता जाता ही दूसरे का भूत हमारे दिमाग से डिमिनिश होने में टाइम लगता है और हमारा स्टाइल क्रिएट होने में टाइम लगता है। आई बात समझ में? अब तुम देखो कि तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है। किसी को वो लॉजिक समझ आए या नहीं आए, तुम्हें आना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, मतलब बहुत फ़नी एग्जाम्पल है। जब मैं 4th-5th क्लास में थी तो मुझे कभी ना वो नहीं समझ आया कि एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है। मुझे कभी कभी लाइफ में कभी समझ नहीं आया। मैं रट रट के पागल हो जाती थी, एंड द प्रॉब्लम विद मी इज़ कि मैं रट ही नहीं सकती हूँ। मैंने ऐसे जीके की बुक और ऐसे मैच द फॉलोइंग्स, सॉरी एसएसटी की बुक थी, मैंने ऐसे देखा एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, और वो कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट एलुवियल सॉइल का पंजाब से मैच हो रहा था और ब्लैक सॉइल का महाराष्ट्र से हो रहा था। आई क्लियरली रिमेंबर दैट। अब मुझे नहीं पता भैया बच्चे कैसे याद करते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैंने एलुवियल सॉइल से आलू के पराठे याद किए कि पंजाब में मिलते हैं, और क्योंकि उस वक्त यार बच्चे होते हैं, आप उतना वो रेसिज्म फेसिज्म नहीं समझते हो, तो मैं उस समय बहुत रिसेंटली मैं महाराष्ट्र मुंबई वगैरह घूम के आई थी, तो मैंने वहाँ बहुत साउथ इंडियन लोग देखे, तो मैंने कहा ब्लैक महाराष्ट्र में मिलता है, आलू के पराठे एलुवियल पंजाब में मिलते हैं। तो मतलब ना यू सी वो 10-15-20 साल पहले की चीज़ मुझे वो अब मेरा स्टाइल है, अब किसी को नहीं पता ये एलुवियल सॉइल पंजाब में मिलता है या नहीं मिलता है, या ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में क्यों मिलता है, बट मुझे अभी तक याद है कि आलू के पराठे इज़ इन पंजाब एंड ब्लैक सॉइल इज़ इन महाराष्ट्र। तो ये अपना देखो भैया, तुम्हारा तुम्हारी चीज़ है, तुम सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तुम्हें कैसे याद करना है, कैसे समझना है। अब इससे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकती, और ये तुम चेक कर लेना गूगल पे, मैं सही बता रही हूँ, एलुवियल सॉइल पंजाब में है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में है। अरे मैं इतना ही याद कर लेती तो मैं आज ऑफिसर होती, एसएसटी मुझसे याद हो जाती तो। जो भी है, अब मुझे क्या करना, मैं तो बन गई ना टीचर, वो भी इंग्लिश की, तो मैं मुझे क्या मतलब एलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल। अब मुझे बच्चे को पढ़ाना होता है मेरे को, तो मैं उसकी बुक में देख के पढ़ा देती हूँ, पर हमें उसे ये कह देती हूँ कि तू मुझे आज बता दे तुझे क्या पढ़ना है, मतलब मैं एनालाइज कर लेती हूँ कि उसे कल एसएसटी पढ़ानी है, तो मैं एक दिन पहले ही उसकी किताब पढ़नी शुरू कर देती हूँ। और वो किसी दिन कह भी देना कि ये पढ़ा दो, तो मैं कहती हूँ कि नहीं इसको कल पढ़ेंगे, आज मैथ्स इंपॉर्टेंट है, आज इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आज साइंस इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मुझे लगता है मेरा पैर फिसला हुआ है, मैं पहले दिन अलर्ट हो जाती हूँ कि ये कल ही करेंगे, आज करना ही नहीं है। चलो बहुत हो गई बातें, आज बहुत टाइम निकाल दिया हमने बातों में, बट आई गेस कुछ ना कुछ तो आपको इसमें से भी फ्रूटफुल मिला ही होगा। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेसी राइटिंग। क्या मुझे कोई बता सकता है प्रेसी राइटिंग क्या होती है, क्या क्या उसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं? प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग कुछ नहीं करना है, समरी लिखनी है। 10th 9th 10th में सबके, या 10th 11th में सबका ये समरी का सवाल आया होगा बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। जिसने भी, अब मुझे स्टेट बोर्ड का नहीं पता, सीबीएसई में ये समरी आता ही आता है 5 नंबर का, 3 नंबर की समरी आती है, 5 नंबर का नोटिस आता है। हाँ, जितना भी है, जितना भी तुम्हारा लंबी कहानी, अगर 300 वर्ड का कोई चीज़ है तो उसको 100 में लिख दो। कहने का मतलब है, जैसे वो आंटियों की बात नहीं होती है, आंटी तो सॉरी शॉर्ट को लॉन्ग में बताती हैं लॉन्ग को शॉर्ट में बताना है। कहाँ मैं एकदम उल्टा एग्जाम्पल ले आई कि आंटियाँ कहानी को शॉर्ट में बताती हैं, शॉर्ट में नहीं बताती हैं, वो 3 टाइम्स बताती हैं, 1/3 नहीं बताती हैं, वो जो हुआ भी नहीं वो भी बता देती हैं। चलो
तो हमें क्या करना होता है, देखो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी। हम जब पूरा पढ़ रहे हैं तो हमें कोशिश करना है कि जो ज़्यादा वर्ड्स हैं, कि जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, उसको हम छोटे वर्ड में कैसे डाल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी लाइन है, उसको छोटे से वर्ड्स में मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो वो करनी है। दूसरी चीज़ कलेक्शन एंड सिलेक्शन। अब कलेक्शन एंड सिलेक्शन क्या है, अब ये भी मैंने कहीं से वर्ड उठाया नहीं है, ये मेरा ही है। पहले तो डेटा को कलेक्ट कर लो, ये 70 बातें उसमें से कई हैं। फिर उसमें से सिलेक्ट करो भैया सबसे 7 जरूरी बातें कौन सी हैं, और फिर वो लिख दो। दैट इज़ इट। ये जब तुम जैसे ही तुम कलेक्शन एंड सिलेक्शन पे चले जाओगे, वहीं पे चीज़ें तुम्हारे लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखो, जब भी हम किसी की लंबी कहानी सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मेन मेन बात देखते हैं और फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, इनिशियली तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। अब तुम पहले दिन नहीं सोच सकते कि पहली बार लिख रहे हो तो 300 वर्ड को तुम 100 में लिख पाओ, 500 वर्ड को 125 में लिख पाओ, 150 में लिख पाओ, पॉसिबल नहीं है। पहले दिन या पहले के स्टार्टिंग के डेज में तुम्हें क्या करना है, जितना छोटा लिख सको उतना छोटा लिखना है। वर्ड तुम्हारी लिमिट है ही नहीं, 1/3 तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तुम कोशिश करो कि अगर 500 वर्ड्स का है तो इसको एनी हाउ में 300 तक ले आओ, फिर कोशिश करो इसको एनी हाउ में 250 तक ले आओ, एनी हाउ में 200 तक ले आओ। क्योंकि ये 500 से 300 का तो सफ़र बहुत आसान रहेगा, लेकिन जब जैसे जैसे तुम आगे कम 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 पे जाओगे तब तुम्हारे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी कि अब कौन सी सिलेक्ट करें, कौन सी इंफॉर्मेशन को हम डंप करें। आई बात क्लियर? तो हमें पहले दिन 500 से 150 पे आना ही नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। हम 4 दिन 5 दिन बहुत आराम से चल सकते हैं। हम 500 से 300 पे आएंगे, फिर 250, फिर 200, फिर 150। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है तो CL टाइप कर दो। बस ये कलेक्शन एंड सिलेक्शन याद रखो और चीज़ें बहुत आराम से चीज़ें हो जाएंगी। बस ये 2 वर्ड से तुम ये सोचो कि तुम्हारी सारी प्रेसी राइटिंग डन हो जाएगी। चलो, जैसे हम सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में थ्योरी पढ़ने का लॉजिक नहीं है। सीधा एग्जाम्पल पे आओ। इन रिसेंट ईयर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ गार्नर्ड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन। ये वर्ड सबको पता है। गार्नर का मतलब क्या होता है? गैदर होता है। अगर 2-4 क्लास भी लगा ली होंगी ना द हिंदू की, तो उसमें भी एक ना एक दिन तो ये पक्का वर्ड आ ही गया होगा, बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड है ये। इट प्रोमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज वेरियस इंडस्ट्रीज from healthcare to transportation, making processes more efficient, accurate, and faster. However, there are concerns about the ethical implication of AI, such as it displays jobs, invade privacy, and even make decisions without human oversight. देखो, अगर पहली लाइन रीड करो तो पहली लाइन में उसने क्या बताया कि AI काम कहाँ कहाँ कर रहा है। ठीक है, तुम्हें अब इस 3 लाइन को एक लाइन में लिखना है कि AI का काम कहाँ कहाँ है। दूसरे में वो क्या कह रहा है, हाउएवर मतलब उल्टी बात कहेगा। वो उसके ओवरसाइट तक क्या बता रहा है, नुकसान बता रहा है। क्या बता रहा है अगले 2-2.5 लाइंस में? नुकसान बता रहा है कि उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। डिस्प्लेस जॉब्स, लोगों की जॉब जा रही हैं। इन्वेड प्रिवेसी, वो प्रिवेसी हैम्पर कर रहा है। अगर किसी ने नेटफ्लिक्स पे आई गेस एक सीरीज टाइप की है अनन्या पांडे की, CTRL देखिए किसी ने? CTRL क्या सही है? मतलब दैट एक्चुअली लेट अस नो कि हम कितने बड़े जाल में फंस रहे हैं। और फिर मैंने एक शॉर्ट्स भी देखा, मुझे नहीं पता वो सच है या झूठ है, बट इट वॉज समथिंग लाइक कि जो चाइना के गवर्नमेंट है, जो चाइना के लोग हैं, दे डू नॉट यूज़ एनीथिंग रिलेटेड टू मेटा। मेटा मीन्स वो इंस्टा, उनका अपना इंस्टा है, उनकी अपनी फेसबुक साइट्स हैं, उनकी अपनी, वो अमेजोन भी यूज़ नहीं करते हैं, उनकी अपनी, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, और उतना करते भी हैं तो उतना एफिशिएंटली नहीं करते हैं। वो उनका अपना ही दुनिया है, क्योंकि वो ये जान गए हैं कि ऑनलाइन अपनी प्रिवेसी कितनी हैम्पर हो सकती है या हमारा डेटा कहाँ जा सकता है। तो मतलब वो इतना सिक्योर्ड वे में चल रहे हैं कि अपनी कंट्री की कोई भी बात बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए उसमें कुछ वाकई
रियलिटी होगी तभी तो कोई गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप ले रही होगी यार, नहीं तो किसके पास इतना टाइम है इन चीज़ों को बैठ के इमेजिन करने का। ये तो मुझे पता था कि वहाँ अमेजोन वगैरह नहीं चलता है, उनका सब कुछ अपना है, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स देयर, तो मुझे वो आइडिया था। बट अबाउट दिस इंस्टा, फेसबुक एंड ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, इतना मुझे आइडिया नहीं था। तो ये अगली लाइंस में क्या कर रहा है, वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो पहली लाइन में हमने समरी में क्या डाला कि कहाँ कहाँ काम आ रही है, दूसरे में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और फिर क्या कह रहा है, मैनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द राइज ऑफ एआई मस्ट बी मैनेज्ड केयरफुली टू इंश्योर दैट इट्स बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क। आउटवे का मतलब कि किसी की चीज़ दूसरे पे भारी पड़ना, कि मतलब उसके बेनिफिट्स हैं वो उसके ज़्यादा होने चाहिए रिस्क के, वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं। इट इज़ क्रूशियल दैट सोसाइटी, अब यहाँ पे उन्होंने क्या डाला, एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट, इट इज़ क्रूशियल दैट सोसाइटी हैज़ अ बैलेंस्ड अप्रोच embracing the advantages while mitigating the challenges AI presents. अब ये बात समझ में आई। ये ऑलमोस्ट कितनी 1 2 3 4 5 6 6.5 समथिंग में है, तो तुम ये मान लो एक में कितने 10-12 वर्ड्स होंगे, तो 6 12 है समवेयर अराउंड 72 वर्ड्स का है ये। 72 तो तुम 100 मान लो, कहीं ज़्यादा कहीं कम, 80 to 100 वर्ड्स का है ये। आई बात क्लियर हुई? अब इसका हम क्या करते हैं, अब इसको हम छोटा करते हैं। हमें लाइन समझ आ गई, कॉन्टेक्स्ट समझ आ गई कि हमें क्या लिखना है। एक एग्जाम्पल देखें इसका, या पहले तुम ट्राई करना चाहोगे समरी का? समरी का एग्जाम्पल देखें या ट्राई करना चाहोगे पहले? शहबाज पेन मत चला लियो भाई, तू अपना पेन खत्म मत कर दियो, ठीक है? आप करा दो, पेपर भी मैं ही लिखाती हूँ तुम सबका। चलो ट्राई करो और मुझे कुछ लिख के भेजो। ट्राई मुझे, चलो शुरू की जो ये ओवरसाइट तक है ना, इतने का ही मुझे 2 लाइन में लिख के भेजो, 2 या 3 में। शहबाज मैंने तुम्हें कहानी बता दी, अब देख तुझे किसी लड़की को नहीं बतानी है ये कहानी, क्योंकि लड़कियां तुझसे 1 लाइन के 10 लाइन में जवाब मांगेंगी। सोच ये कहानी तुझे किसी लड़के को बतानी है जिसके पास कतई टाइम नहीं है, पर तुझे ये बात उसको बतानी है। वो कह रहा जल्दी जल्दी बता, फिर मुझे जाना है, तो तू क्या बोलेगा? कोई तुझसे ये कह दे कि जो भी है फटाफट छोटे में बता, फिर मैं मुझे जाना है, तो तुम क्या बताओगे उसको? ट्राई करने में क्या जा रहा है, कौन सा यहाँ पेपर चेक हो रहा है, कौन सा तुम्हें मार्क्स दिए जा रहे हैं? राइट एनीथिंग whatsoever, write what you understood from these lines. सोचने विचारने के दिन आ गए हैं, अभी तो जो आए वो फटाक से लिख दो। जल्दी भेजो, जितना लिखा उतना ही भेजो। Has garnered great attention. It has revolutionized different section. वंशिका, जो जब हम प्रेसी लिखते हैं वी डू नॉट यूज़ द सेम वर्ड्स और लाइन्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वंशिका, मैं सबको बता रही हूँ कि जब हम प्रेसी लिखते हैं तब हम सेम लाइन्स का यूज़ नहीं करते हैं। चलो अब एग्जाम्पल पे आओ, अब मैं दिखाती हूँ, फिर मैच करना कि तुम कितना क्लोज थे या कितना तुम सही जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो।
अब देखो इसने 3.5 लाइन में इस पूरी कहानी को निपटा दिया है, ठीक है। आओ, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑफरिंग एफिशिएंसी एंड स्पीड। यहाँ पे उसने पहली की 3 लाइंस कंप्लीट कर दी हैं इतनी सी बात में। वेरी गुड आबा, बहुत अच्छा लिखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ इवॉल्व्ड आएगा बेटू, इट हैज़ इवॉल्व्ड and helped many industries, but it also has its own adverse effects. Very good. Day by day AI is becoming, अगर तुम डे बाय डे लिख रही हो तो तुम कॉन्टिन्यूस में कह रही हो गुंजन। डे बाय डे AI is becoming bane for people. It includes threats like cybercrime, deepfake videos, data. हाँ, बट अगर गुंजन यू हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारा ऐसे समथिंग पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो ऊपर भी कुछ भेजा था क्या तुमने, जो मैं शायद मिस आउट कर गई हूँ। विद जनरेटिव AI has made its presence in various sector from healthcare to travel. विद जनरेटिव में समझी नहीं तुम्हारा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ओवर टाइम, जनरेशन, कैसा, इस टाइप का कोई वर्ड यूज करना चाह रहे हो क्या शहबाज? तो मैंने तो तुमसे तीन लाइन का ही तो मांगा, एक ही लाइन में तो आंसर मांगा है तुमसे, वर्ड लिमिट। जनरेटिव AI भी होता है एक, मैम भाई यूज किया है, ओके। चलो, अब उसने वो पहली लाइन कह दी, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑफरिंग एफिशिएंसी एंड स्पीड। तो कह रहा है 1.5 लाइन नहीं जा रहा है। आभा ने पूरे 2 लाइंस पूरी लिखी हैं, गुंजन की पूरी 2.5 लाइन गई हैं, रिक की भी गई हैं, रिक की भी पूरी 2 लाइंस जा रही हैं, वंशिका की भी 2 लाइंस जा रही हैं, और तुम्हारी 1.5 में ही दिक्कत आ रही है। चलो, हाउ एवर, अब यहाँ पे वो नेगेटिव बात करेगा। उसने मेन पैसेज में कितनी लाइंस में बोली थी नेगेटिव? ऑलमोस्ट 2.5 या 3 में बोली थी। यहाँ पे उसने एक लाइन भी पूरी यूज नहीं करी है। सी वॉट ही हैज रिटन, हाउ एवर concerns about job displacement, privacy and lack of oversight persist. बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में इसने अपनी बात खत्म कर दी। आगे वो क्या कह रहा है, जहां पर उसने वो पॉइंट ऑफ व्यू और क्या होना चाहिए वो वाली बातें इसने एक लाइन में फिर लिखी है। क्या लिखा है? एक्सपर्ट्स एम्फसाइज द नीड फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच टू हार्नेस AI's benefit while addressing its risk. अब बताओ एग्जैक्ट उसने बातों को समझाया या नहीं समझाया 3 लाइन में? इससे थोड़ी क्लैरिटी आई कि क्या ये करना है हमको प्रेसी राइटिंग में? क्लैरिटी आई है तो CL टाइप करो, नहीं आई है तो क्रॉस कह दो, या कुछ भी कह दो कि नहीं आया मैम। चलो, अब एक काम करते हैं, इसी सेम पैसेज को थोड़ा और लंबा करते हैं। पहले 6, 7, 8 लाइंस थी, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और अब इसने बड़ा करने के लिए 2-4 चीज़ें इसमें और ऐड कर दी हैं। देखो, इन recent years the concept of artificial intelligence has garnered a great deal of attention, captivating the public and experts alike. AI promises to revolutionize various industries from healthcare to transportation by making more efficient, accurate, and faster. For example, AI-powered system can assist a doctor in diagnosing diseases. अभी देखो, टेक्निकली पहले सब चीज़ें हाथों से होती थी, बट अभी AI से थोड़ा पहले जब रोबोटिक्स बहुत अपनी चरम पे था, अपना पीक पे था, तब ये लैप्रोस्कोपिक आई, जहाँ पे सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक कैमरा या मशीन टाइप अंदर जाता है एंड सब उसको बाहर से ही ऑपरेट करते हैं डॉक्टर्स, एंड इट इज़ डन ऑन इट्स ओन।
मतलब उतना चीरा फाड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा कट लगता है और अंदर का सारा चीज़ें हो जाती हैं। तो वही उसकी एग्जाम्पल्स उठा रहा है। In diagnosing disease, manage transportation logistics more effectively and even reduces energy consumption. However, despite its potential benefits, वहाँ पे जब लास्ट में वो जब छोटा पैराग्राफ था तो उसने सिर्फ बताया था कि बेनिफिट्स उसके आउटवे कर जाए रिस्क को। अब वो क्या कह रहा है, देयर आर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ AI. Critics argue that AI could lead to widespread job displacement as machine replaces humans. पिछली बार उसने सिर्फ ये जॉब डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया था, अब इसने इसको एक्सप्लेन भी किया है एज मशीन रिप्लेसेस ह्यूमन वर्कर्स, पर्टिकुलरली इन फील्ड सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विसेज एंड रिटेल। अब इसे छोटी सी बात को कितने लंबे में लिखा है देखो। एडिशनली, privacy advocates worry that AI systems, which rely on vast amounts of data, could lead to breaches of personal privacy or misuse of information. जो लास्ट टाइम वो छोटी बात पे कह रहा था, अब उसी को डिस्कस कर करके कह रहा है। फर्दर मोर, इसने देख कितना ब्यूटिफुली इन्होंने क्या किया है, कनेक्टर्स का यूज़ किया है। एज AI system becomes increasingly autonomous, some experts fear they could make decisions without a sufficient human oversight, leading to unintended consequences. Unintended मतलब जो intentions के साथ ना किया हो, जो किसी planning के साथ ना किया गया हो। As AI continues to evolve, many experts argue that its development must be carefully managed. They stress the importance of creating policies that regulate the use of AI and ensure its benefits outweigh the potential risk. The challenge, they say, is finding a balance between embracing the advantages of AI and addressing its ethical and practical concerns. अब मुझे 4 से 5 इंपॉर्टेंट बातें बता दो, कलेक्शन एंड सिलेक्शन पे चलेंगे। अभी सिलेक्शन पे नहीं आ रहे, सिर्फ कलेक्शन पे आते हैं। मुझे पॉइंट्स बताओ इसमें से क्या क्या चुनना चाहोगे तुम, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इनमें 5-6। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन पार्ट की कौन सा हमें समरी में लेना है कौन सा नहीं लेना है, हमें सिर्फ अभी ये बता दो कि इनमें पॉइंट्स डिस्कस क्या क्या हुए हैं। क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं इसमें। AI का यूज़ इन इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट फील्ड्स, वेरी गुड। और AI ने क्या क्या आसानियाँ दी हैं, एक्यूरेट, एफिशिएंसी और फास्टर, ये 3 चीज़ें उसने AI ने दी हैं, ये अच्छी चीज़ है। और एथिकल कंसर्न्स, वेरी गुड। और उसके बेनिफिट्स एनर्जी कंजम्पशन वाले में बताया है, और जॉब डिस्प्लेसमेंट का बताया है मशीन वाले में। ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर मत जाओ, ऊपर पहली लाइन से स्टार्ट हो और मेन पॉइंट बताते जाओ कि ये भी इसने अच्छी बात बोली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है। जॉब डिस्प्लेसमेंट तक आ गए कि ये रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद डेटा का ब्रीच हो सकता है। अगली लाइन में वो ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि डेटा का ब्रीच हो सकता है, पर्सनल प्राइवेसी का हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली प्राइवेसी आ गया। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि AI सिस्टम बहुत अपने आप में चलने लगा है, तो इससे हो सकता है कि वो ह्यूमन की ओवरसाइट हो जाए और हमारे कहने या करने से पहले AI के खुद के कुछ फंक्शंस की वजह से वो कुछ गलत कर बैठे जो अनइंटेंडेड हो, ये वाली उसने बताया है। उसके बाद क्या है, उसने ये बोला है कि कैसे इसको केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत है। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कैसे भी करके कि बेनिफिट ज़्यादा हो, रिस्क कम हो। और उसके बाद लास्ट पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि हमें बैलेंस ढूंढना है कि कितना हमें AI यूज़ करना है और कितना नहीं करना है, कि जिससे हमें नुकसान भी ना हो और सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हो। इतनी बात क्लियर है। ये तो था कलेक्शन, आ गई। अब आ जाओ सिलेक्शन पे, क्या क्या पॉइंट्स उठाओगे और क्या क्या नहीं उठाओगे जो तुम्हें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उठाएंगे तो सिर्फ ऑब्वियसली उन्हीं को ही। तो बताओ सिलेक्शन में तुम कौन कौन से पॉइंट्स उठाना चाहोगे।
देखो, सिलेक्शन से पहले एक काम ये करते हैं कि हम इसकी समरी रीड करते हैं। रीड करने से क्या होगा, हमें हमारे कलेक्शन में से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एक एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो पता चलेगा कि उनमें से कौन से पॉइंट जो हमने कलेक्ट किए हैं वो वाकई इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि हमें एक पर्सपेक्टिव मिल जाए अगली बार उठाने का। हाँ, यूजेस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सजेशंस, वेरी गुड। ये 4 चीज़ें ही उठानी है, पर इनमें से कौन सा क्या उठाना है वो हम आगे देखते हैं। चलो, पहली लाइन वो क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसने एक यहाँ पे पॉजिटिव बात बता दी, बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। However, it has raised ethical concern, particularly regarding job displacement, privacy risk, and the potential for AI to make decisions without human oversight. अभी तक पिछले में जब हम छोटे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने 1-2 पॉइंट्स और डाल दिए थे, बट क्योंकि अब हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा हैं, पैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन लिमिट हमारी बहुत कम हो गई है, तो हम सिर्फ कीवर्ड्स उठा रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ कीवर्ड्स उठा रहे हैं। जैसे जब हमने ये डिस्प्लेसमेंट और ये हेल्थ सेक्टर वाला पढ़ा तो वहाँ पे सिर्फ हमने एक वर्ड एक्यूरेसी और एफिशिएंसी उठाई। फिर जब जॉब डिस्प्लेसमेंट कौन से सेक्टर ह्यूमन रिप्लेसमेंट किया तो हमने इतनी बड़ी बात नहीं लिखी, सिर्फ एक वर्ड उठाया, जॉब डिस्प्लेसमेंट। प्रिवेसी रिस्क, ब्रीच ऑफ डेटा, डेटा का लॉस होना, इतनी सब बातें नहीं उठाई, हमने क्या उठाया, प्रिवेसी रिस्क उठाया। फिर हमने लंबी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो अपने आप से कोई डिसीजन ले सकता है, एआई का एडवांसमेंट हो सकता है, इतनी बातें नहीं उठाई, हमने सिर्फ क्या उठाया, पोटेंशियल फॉर एआई टू मेक डिसीजंस विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट। फिर क्रिटिक की बात पे आओ, वो क्या कह रहे हैं, दैट केयरफुल रेगुलेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट एआईज बेनिफिट आर मैक्सिमाइज्ड व्हाइल इट्स रिस्क। अब इस रिस्क में ही हम आगे की बातें लिख दे रहे हैं, unintended consequences are minimized. Experts call for a balanced approach that promotes the advantages of AI while addressing its ethical and practical challenges. बस इसने इतने में बात कह दी। अब क्या कोई ऐसा पॉइंट था जो इसने तो कहा पर हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब उसमें तो हमने पढ़ा लेकिन इसने नहीं किया? बताओ, है क्या ऐसा कोई पॉइंट? ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बचा। जिसने ये पढ़ लिया उसको पूरा आइडिया मिल गया कि उस पूरे पैसेज में था क्या। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बता दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बताओ, आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिला, एक नजरिया मिला? नहीं, प्रेसी में नहीं करना। यही तो हमें आभा देखना है कि इररेलेवेंट चीज़ों को निकाल देते हैं। अगर हमने जॉब डिस्प्लेसमेंट कह दी तो इंसान समझ जाएगा। अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हम पूरी कहानी सुना देंगे, फिर हम शॉर्ट में क्यों बताएंगे? शॉर्ट में सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, क्या एग्जाम्पल, क्या हार्मफुल, क्या नहीं, क्या वो सब हमें नहीं डिस्कस करना है। वो सब डिस्कस सिर्फ कहाँ होंगे, उसमें पैसेज में ही होंगे, प्रेसी में ये सब डिस्कस नहीं होगा। बेटा एग्जाम्पल क्या वैसे ही लिखा है क्या इसमें शहबाज, जैसे हमने पैसेज में पढ़ा था? उसमें तो उसने सेक्टर्स भी बताए थे, ये देखो उसमें तो उसने पूरा जॉब डिस्प्लेसमेंट पे ही आ जाओ, उसने क्या लिखा था यहाँ पर, job displace AI critics argue that AI could lead to widespread job displacements as machines replaces human workers, particularly in fields such as manufacturing, customer service and retail. इसने तो इतनी ऑलमोस्ट 2 बड़ी लाइंस में इसने लिखा है, लेकिन उसने वहां पर क्या कहा है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। हाँ हाँ, हाईलाइट कर सकते हैं। यही तो, अब देखो कलेक्शन में हमने वो चीज़ लिखी, पर लेकिन क्या उसमें जब हम सिलेक्शन करेंगे तो क्या हमें वो पॉइंट उठाना है क्या? यही तो डिफरेंस है कलेक्शन एंड सिलेक्शन में।
तब हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे थे कि बंदा क्या रहा है, कि ऑथर ने कितनी बातें बोली हैं, वो कलेक्शन था। अब उनमें से क्या क्या सबसे ज़रूरी है वो हमारा सिलेक्शन है। तो क्या आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला, नहीं मिला? अब देखो, मैंने सेमी पैसेज को 2 लेंथ में कराया, दोनों की प्रेसी करवाई, राइट। अब इसी का एक और बड़ा है, सेम पैसेज है और डिटेल्ड है, इतना बड़ा पैसेज है, ऑलमोस्ट 1.5 पेज का, ठीक है। इसको तुम्हें रीड करना है और इसकी समरी लिखनी है। जब इसकी समरी हो जाए, बहुत ईमानदारी से लिखना, पहले अपने पॉइंट्स डेटा कलेक्ट करना, फिर देखना कौन सा उसमें डालना है, कौन सा नहीं डालना है। जिस मोमेंट पे यू फिनिश राइटिंग दैट, इसकी ऑलमोस्ट तुम लिख देना 60-70 वर्ड्स में, क्योंकि ये वैसे छोटा लग रहा है तुम्हें इसमें, बट ये ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स के आसपास का, 180-200 वर्ड्स का है ये पैसेज। तो इसको 67, तुम अभी 100 में लिख दो, चलो तुम बहुत नया लिखने लगे हो, 100 वर्ड्स में लिख दो इसकी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे तुम वर्ड्स में आओगे। अभी मैं कोई वर्ड लिमिट नहीं रख रही, कम से कम में इसको लिखने की कोशिश करो। जिस मोमेंट पे तुम कम से कम में लिख लो बेटा, एक दिन में तुम्हारा कभी समरी तैयार नहीं होगी। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। विद टाइम, विद प्रैक्टिस, यू विल रियलाइज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। वो इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट का खेल तुम्हें विद टाइम समझ आएगा, एक ही दिन में नहीं आएगा। तुम अपनी कोशिश कर लो कि तुम इसको कम से कम में लिखना है। तुम भले 100 में लिखो, तुम भले 150 में लिखो, चाहे तुम 50 में लिखो, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। जब तुम लिखना ख़त्म कर लो तो एक बार इससे समरी से मैच कर लेना, ठीक है। जब ये हो जाए तो तुम देख लेना मैच करके कि क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने ख़राब लिखा, क्या मैं पॉइंट ऐड करना भूल गया, क्या मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया, ठीक है। शहबाज, कोई वर्ड लिमिट नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश कम से कम की रखनी है तुम्हें। अभी स्टार्टिंग में मैं कोई वर्ड लिमिट नहीं दे रही हूँ किसी को भी, धीरे धीरे मैं वर्ड्स कम करवा करवा के वर्ड लिमिट पे लाऊंगी, बट अभी कोई वर्ड लिमिट नहीं है। अभी सिर्फ कोशिश इतनी करो कि कम से कम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना क्लियर है सबको? आई होप क्लास आप लोग ने एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे कल, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो ये PDF है ये मैं क्लास के साथ भी अटैच करवा दूंगी और ग्रुप में भी कर दूंगी। जिस बच्चे का क्लास का आज फर्स्ट डे है या पहली बार क्लास लगा रहा है, ग्रुप में एडेड नहीं है, वो मुझे इस व्हाट्सएप पे 9141459000 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दे और डिस्क्रिप्टिव लिख दे, उसको उस ग्रुप में कॉमन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर।